हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जॉस। माय नेम इज़ अनु और हम कर रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। आज हम करेंगे आर्टिकल 17, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम करेंगे आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 17 हमें क्या बोलता है? इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। यानी कि किसी भी तरीके से अगर आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी हो रही है या कोई प्रैक्टिस उस तरीके की जा रही है तो उसको जो है अबॉलिश करना ही आर्टिकल 17 का काम है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। देखिए, अनटचेबिलिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ छूना ही नहीं होता है। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी तरीके की आपने अगर सोशल डिसेबिलिटी जो है किसी भी इंसान को फील कराई, या कोई आपने ऐसी हरकत की या कोई काम किया है इस तरीके का, या आपने कोई ऐसी बात बोली जिससे उसको सोशल डिसेबिलिटी हो रही है, उसको हर्ट हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उस चीज़ को ऑफेंस माना जाएगा आपका। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आपको पनिश किया जाएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पे 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को जो है अमेंड किया गया, तो इसको रिनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड किया गया और इसमें बोला गया कि देखिए, अनटचेबिलिटी है या सोशल डिसेबिलिटी है, उससे रिलेटेड कोई भी बात या कोई भी हरकत, ठीक है, आप करते हो डिप्रेस्ड क्लास के लिए या उन डिप्रेस्ड क्लास के खिलाफ, तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 17 हमें हमें जो है वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए है बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है कि जो आपका अनटचेबिलिटी है वो तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड किया हुआ नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अनटचेबिलिटी है क्या? ठीक है, तो ये आपको मिलेगा मैसूर हाई कोर्ट में। इन्होंने अपने एक जजमेंट में बोला था, मैसूर हाई कोर्ट ने, कि आप इसको एक लिटरल या फिर ग्रामेटिकल सेंस में मत देखिए। ठीक है, आप इसे देखिए पूरे कास्ट सिस्टम पे जोड़ के देखिए कि जो कास्ट सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अत्याचार है, जो आप डिप्रेस क्लास पे करते थे, किसी भी क्लास के पर्सन पे लगाते हो इस तरीके का जो ऑफेंस होता है जो, तो अगर उससे कोई भी इंसान अफेक्ट हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, तो आपको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब है, फिर ये बोलते हैं कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक जो क्या बोलते हैं पनिशमेंट जो है वो शामिल नहीं है। जैसे कि बोलते हैं कि इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूशन फ्रॉम रिलीजियस सर्विस। ठीक है, ये बोलते हैं कि कोई भी इस तरह की कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या स्पेसिफिक जो है पनिशमेंट शामिल नहीं है इसके अंदर। जैसे क्या होता है, देखिए, सोशल बॉयकॉट को आप कैसे समझोगे? देखो, मान लो कोई एक कास्ट है ए, ठीक है, उसके किसी भी लड़के या लड़की ने शादी कर ली है किसी दूसरी कास्ट बी के लड़के या लड़की से, तो इस कास्ट के लोग क्या करेंगे कि उस लड़के लड़की को जो है क्या करेंगे, सोशली बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है, अब बॉयकॉट भी दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका कि वो आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपसे कोई मेल जोल नहीं रखेंगे, आपकी कोई मदद नहीं करेंगे सोसाइटी में, बेशक आप कहीं कहीं पे भी रहो। ठीक है, आपको बेदखल कर दिया गया है ज़मीन जायदाद से। ठीक, दूसरा बॉयकॉट होता है कि ऑनर किलिंग हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आज भी ऑनर किलिंग होती है, तो ये होता है सोशल बॉयकॉट। तो इस तरीके का जो ये सोशल बॉयकॉट है वो अनटचेबिलिटी के वॉयलेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो जो अभी जो जिस तरीके से अगर आप जब तक जैसे ऑनर किलिंग है वो आपका आएगा इसके अंदर, लेकिन जो अगर जब तक आप किसी को हर्ट हार्म नहीं पहुंचा रहे हो,
ठीक है, आप किसी को सोशल डिसेबल फील नहीं करा रहे हो, तो तब तक ये आपका अनटचेबिलिटी का वायलेशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 जो है एक रूल हेल्ड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपका ये फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 17 है आपका, वो सिर्फ आपका प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आता है। ठीक है, क्योंकि स्टेट तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड टू टेक केयर ऑफ योर राइट, दे कैन नॉट वायलेट योर राइट। ठीक है, वो वायलेट नहीं कर सकते हैं आपके राइट्स को, स्टेट तो हमें बचा रहा है। तो ये सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं उनके अगेंस्ट ही इस चीज़ का आर्टिकल 17 जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 17 कंप्लीट। ठीक है, आगे आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में क्या आता है, देखिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल, देखिए टाइटल्स पहले बहुत तरीके के होते थे, जैसे पहले ब्रिटिशर टाइम में राय बहादुर, राय साहब, महाराजा, इस तरीके के टाइटल बहुत यूज़ किए जाते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 18 हमारा फंडामेंटल राइट में ये लेकर आया गया कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इक्वेलिटी जो है उसको नहीं रखता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो अगर हमें इक्वेलिटी चाहिए तो जो टाइटल्स हमारे हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ 4 प्रोविज़न हैं आपके। पहला बोलता है कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनी बडी वेदर ए सिटीजन और ए फॉरनर, यानी कि एक स्टेट किसी भी तरीके का टाइटल नहीं दे सकती है। स्टेट में 2 तरीके के टाइटल होते हैं, एक्सेप्ट जो 2 तरीके के स्टेट दे सकती है, वो क्या है, मिलिट्री वाला है टाइटल, और दूसरा है एकेडमिक। मिलिट्री में हो गया आपका जैसे लेफ्टिनेंट कमांडेंट का हो गया, एकेडमिक में हो गया आपका डॉक्टर का। ठीक है, फिर ये बोलता है कि देखिए, फिर जो हमारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, इस तरीके के टाइटल जो दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन अभी ये आता है कि फिर तो इस तरीके के टाइटल नहीं देने चाहिए आपको। तो देखिए 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस के जजमेंट में बोला था कि ये जो टाइटल्स हैं, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये जो टाइटल्स हैं वो लिटरेचर, आर्ट की फील्ड में, साइंस की फील्ड में किसी भी इंसान को तब दिया जाता है जब वो कोई स्पेशल काम उसने किया हो। ठीक है, तो आप अगर लिटरेचर की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में या साइंस की फील्ड में अगर आप इस तरीके का कोई स्पेशल काम करोगे तो आपको भी इस तरीके का अवार्ड जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो जो, और दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये आपके टाइटल्स, जो ये अवार्ड्स आपको मिलते हैं, ये एक्चुअली दे डू नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो ये जो आपके अवार्ड्स आपको मिलते हैं वो टाइटल की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं अंडर आर्टिकल 18। और आप ये टाइटल जो है दे सकते हो, क्यों दे सकते हो, अब इनका ज़रूरी क्यों है, ये जो टाइटल्स हैं इनका देना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें मेरिट को भी तो प्रमोट करना पड़ता है इंडिया के अंदर। अगर आप मेरिट को प्रमोट नहीं करोगे तो फिर लोग, बहुत सारे लोग काम ही नहीं करेंगे इस तरीके से। तो फिर कोई भी किसी तरीके का कि हमें तो कुछ मिलता नहीं है, हम अवार्ड ही नहीं है, तो क्यों करेंगे हम काम, है ना। तो ये कंपटीशन की फीलिंग को जो है बढ़ाता है, इसलिए ये अवार्ड जो है दिए जाते हैं। लेकिन फिर है कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो टाइटल हैं इसको आप सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह जो है उसको ऐड नहीं कर सकते हो अपने नाम के आगे या पीछे। ठीक है, तो आप नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो अवार्ड है वो छीना जा सकता है। ठीक है, दे शुड फॉरफिट द अवार्ड्स।
यही बात यहाँ पे बोली गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. Ruled these awards do not amount to title within the meaning of Article 18 that prohibit only hereditary titles of nobility. Therefore, they are not violative of Article 18 as the theory of equality does not mandate. ठीक है. It also ruled that they should not be used as suffix and prefix to the name of the awardees. Otherwise, they should forfeit the award. ठीक है, इतना समझ में आया आपको. उसके बाद ये जो अवार्ड है इनके ऊपर भी काफ़ी झंझट चला था. 1954 में इनको इंस्टीट्यूटेड किया गया था. फिर जो मोरारजी देसाई जी की जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको बंद कर दिया 1977 में. और फिर जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट दोबारा से पावर में आई 1980 में तो इनको फिर से रिवाइव किया गया. ठीक है. फिर है कि दूसरा क्लोज आपका क्या बोलता है कि इट प्रोहिबिट ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. यानी कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप किसी भी फॉरेन स्टेट से टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड बोलता है ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. यानी कि अगर किसी फॉरेनर ने, देखिए ये वैसे तो होता नहीं है लेकिन स्टेट चाहे तो किसी भी स्पेशल कंडीशन में या किसी अच्छी पोस्ट के लिए जो है किसी फॉरेनर को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी ट्रस्ट के अंदर जो है काम दे सकती है. ठीक है. तो उस सिचुएशन में अंडर द स्टेट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेनर स्टेट, तो वो जो फॉरेनर है आपका किसी भी दूसरी कंट्री से टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है बिना प्रायर कंसेंट के ऑफ द प्रेसिडेंट से पूछे बिना, उससे कंसेंट किए बिना आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है. ठीक है. फिर लास्ट आता है कि no citizen or foreigner holding any office of profit or trust under the state is to accept any present, emolument or office from or under any foreign state without the consent of the president. यानी कि अगर आप कोई भी सिटीजन हैं, इंडिया के हैं या आप फॉरेनर हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने किसी ट्रस्ट में एक पोजीशन होल्ड करी हुई है अंडर द स्टेट, तो आप उससे कोई भी किसी भी तरीके का तोहफा, कोई भी पेमेंट या कोई भी, अगर वो दूसरी कंट्री आपको ऑफिस होल्ड करने के लिए बोल रही है, यानी कि आपको कोई भी नौकरी के लिए आपको प्रस्ताव देती है कोई भी फॉरेन स्टेट, तो वो भी आप बिना कंसेंट के, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इतना समझ में आया आपको. तो ये है हमारा आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. ठीक है. तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा. फिर आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट अपने राइट टू फ्रीडम पे, आर्टिकल 19 पे, जिसके अंदर आते हैं हमारे 6 राइट्स. ठीक है. तो आर्टिकल 19 में ये जो 1 2 3 4 आपकी जो लक्ष्मीकांत है उसके अंदर आपको दिख रहा है, ये इसके क्लोज हैं ABCDEFG. ठीक है. इस तरीके से आपके क्लोज हैं. ए के अंदर आता है आपका राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बी के अंदर आता है राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स. सी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. डी राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और उसके बाद है फिर आपका ई राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. फिर है एफ नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल 19 में पहले 7 राइट्स थे, जो कि एक राइट था हमारा, जो एफ था वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है. उसको फिर हटा दिया गया था बाद में, तो वो अब हमारा लीगल राइट बन गया है, जिसको हटाया गया था. दैट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू उसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया था. ठीक है. तो फिर एफ नहीं है तो जी है लास्ट वाला, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. ठीक है. इतना समझ में आया आपको. देखिए अब है कि जो ये 6 राइट्स हैं हमारे,
ये दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन, यानी कि स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कैसे, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। मान लो आप किसी एक सिटी में रह रहे हो, ए सिटी में, और वहाँ आपको चीज़ें पसंद नहीं आई, तो आपने सोचा कि चलो भाई किसी दूसरी सिटी में चलते हैं, ठीक है। आप चले गए सिटी बी के अंदर। अब वहाँ आपको कोई जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो रेंट है और जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो थोड़ा सा कॉस्टली है और आपके पास पैसे हैं कम, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मतलब घर ढूंढ रहे हैं, बार बार इधर उधर जा रहे हैं देखने के लिए। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट में, यानी कि आपका जो आर्टिकल 19, ये जो आपको वी दिख रहा है आपके लक्ष्मीकांत में, राइट टू रिसाइड एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, इस आर्टिकल के अगेंस्ट, आर्टिकल के थ्रू आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो आदमी है मेरे से किराया ज़्यादा मांग रहा है और ये मेरे राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। ये मेरा राइट है कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ, तो ये मेरा राइट जो है वायलेट कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, इसमें सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो इंसान जितना चाहे आपसे रेंट ले सकता है, जितना चाहे आपसे कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। तो ये उसकी मर्जी है कि वो अपनी जगह आपको देगा नहीं देगा, ये उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी का मैटर है, ठीक है। ये आपका राइट का हनन नहीं है। दूसरा है, फिर नेक्स्ट बोलता है कि जो आपका राइट्स है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है, और जो आपके शेयर होल्डर हैं कंपनी के, सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल है। लेकिन ये जो फॉरेनर्स हैं और कोई भी लीगल पर्सन में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आता है। लीगल पर्सन में आता है आपकी कंपनी, आपकी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो अगर आपका जो लीगल पर्सन है या कोई फॉरेनर है, तो वो आर्टिकल 19 के अंडर कोई भी प्रोटेक्शन को, उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कंपनी के और जो कॉरपोरेशन है उनके जो शेयर होल्डर हैं वो आर्टिकल 19 की उनके पास प्रोटेक्शन होती है, लेकिन पूरी कंपनी के पास नहीं होती है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि जो आप 6 आर्टिकल को एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसकी प्रोटेक्शन के साथ आपके पास कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, जो आप एंजॉय कर रहे हो उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 में तो रेस्ट्रिक्शंस किस किस पे है? आर्टिकल क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4, 5 और 6 पे है, ठीक है। तो ये जो आपकी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे इसको। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है, आपको कोई डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ चेंज करना होगा तो वो मैं करूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।